साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 19 करोड़ 75 लाख से ज्यादा थी, जो जाहिर तौर पर वक्त के साथ साथ और बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ये परेशानी है कि इतनी आबादी के बावजूद पूरे देश में मुस्लिम कम्युनिटी इतनी गरीब क्यों होती जा रही है। जहां मुसलमानों ने अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा योगदान दिया, मगर फिर भी आज हिंदुस्तान का मुसलमान दुनियावी एतबार से खासतौर पर आर्थिक तंगी के बुरे दौर से गुजर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक, आर्थिक, सियासी और सामाजिक फैक्टर्स की जो मुसलमानों की मौजूदा हालात के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुगल एम्पायर के फॉल के साथ। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आया तो मुस्लिम्स जो कभी मुगल शासन में एलीट पोजीशंस पर हुआ करते थे, वो अपनी ताकत और रुतबा खोने लगे। धीरे धीरे कॉलोनियल पॉलिसीज ने मुस्लिम्स को मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी से भी बाहर कर दिया। साथ ही काफी मुसलमानों ने इंग्लिश एजुकेशन अपनाने से इनकार कर दिया। उनका ये मानना था कि अगर वो अंग्रेजी जुबान को अपनाएंगे तो मजहबी पहचान उनकी और उनकी संस्कृति को बड़ा नुकसान होगा। फिर साल 1947 में बंटवारा हुआ, जिसके बाद ठीक ठाक पैसे वाले मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और बाकी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में ही रही और यहीं रहने का फैसला किया। पार्टीशन के बाद देश भर में धार्मिक लड़ाइयां और लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसने आने वाली पीढ़ियों तक को गरीब बनाकर रख दिया। इकोनॉमिकली ज्यादातर इंडियन मुस्लिम कम कमाई वाले इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे बुनाई करना, रंगाई करना और चमड़े का काम और बाकी छोटे व्यापार। इसके बाद जब व्यापार वैश्वीकरण आया तो इन पुराने उद्योग धंधों को चौपट करके इसने रख दिया, जिससे मुस्लिम कारीगरों के लिए अपनी आम जिंदगी के खर्चों को भी वहन करना मुश्किल हो गया। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में जाने लगा, जिससे मुसलमानों की जिंदगी में थोड़ी बेहतराई तो जरूर आई, लेकिन बहुत खुशहाली ना आ सकी। हालांकि इंडिया को बाहर काम करने वाले इंडियन मुसलमानों से बहुत बड़ा रेमिटेंस मिलता है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। स्टडीज ये बताती हैं कि मुस्लिम्स को लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो उनके बिजनेस स्टार्ट या ग्रो करने के चांसेस को काफी लिमिटेड कर देता है। इसके अलावा मुस्लिम्स के बीच लैंड ओनरशिप काफी कम है। बाकी अलग धर्मों को देखें तो मुसलमानों के पास जमीन जायदाद कम होती है और किसी भी कम्युनिटी के लिए जमीन जायदाद का होना गरीबी को पिछाड़ने में काफी मददगार होता है। इसीलिए यहाँ भी मुसलमानों को स्ट्रगल करना पड़ता है। मुस्लिमों में गरीबी का एक बड़ा रीजन एजुकेशन का ना होना भी है। भले ही पिछले कुछ सालों से मुस्लिमों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा हो, लेकिन 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट इंडिया में लोएस्ट लेवल पर है। बहुत सारे परिवार हायर एजुकेशन का अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोफेशनल फील्ड्स में भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड हो जाती है। बहुत से मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने इंग्लिश एजुकेशन को ठुकरा दिया था और दुनियावी तालीम को छोड़कर दीन की तालीम सीखने की सलाह दी, मगर हमें समाज में रहने के लिए दुनियावी तालीम भी बेहद जरूरी है। और ये बात जिन मुस्लिम्स को समझ आई, उन्होंने विदेशों तक में अपने बच्चों को पढ़ाया या आज भी पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि जब सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज AMU के नाम से जाना जाता है, जब उसकी स्थापना की थी तो इंग्लिश एजुकेशन को मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश जब उन्होंने की तो उनकी भी मुखालफत काफी लोगों के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान कुरान और साइंस दोनों को साथ लेकर दीन व दुनिया दोनों तालीमों तक पहुंचना चाहते थे। तब के मुसलमानों ने इनके विचारों को अपनाने से इनकार कर दिया था। एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी की वजह से वाइट कॉलर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी मुसलमानों के लिए कम है, जो मुस्लिमों को गरीबी के पहिए से बाहर नहीं निकलने देता। और वैसे भी एजुकेशन किसी भी समुदाय की तरक्की के लिए सबसे अहम एलिमेंट माना जाता है। मुस्लिमों के पिछड़े होने के पीछे ज्योग्राफिकल रीजन भी हैं। काफी मुस्लिम्स अर्बन एरिया या बस्तियों में रहते हैं, जहां बुनियादी सहूलतें जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल और क्लीन वाटर की भी कमी होती है। इन फिजिकल मार्जिनलाइजेशन से उनकी इकोनॉमिक और सोशल आइसोलेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही मुसलमानों में महिलाओं को बाहर काम कराने का कल्चर भी कम है, जिससे महिलाएं वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और अक्सर फाइनेंशियल बोझ सिर्फ पुरुषों को ही उठाना पड़ता है, जो उन्हें पनपने नहीं देता। सियासी दुनिया में भी मुस्लिमों की मौजूदगी काफी कम है। राज्य स्तर पर देखें या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस पे आप देखें, यहाँ मुसलमान ना के बराबर हैं। साथ ही नौकरियों में कई इंटरव्यूज में सियासी और विचारधारा ना मैच करने की वजह से मुस्लिम नौजवानों को हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ये कारण भी मुसलमानों को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट स्कीम्स माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हैं जरूर, लेकिन इन स्कीम्स का पूरा फायदा भी मुसलमानों को नहीं मिल पाता और जरूरतमंदों तक ये स्कीम कभी पहुंच ही नहीं पाती।
अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स इसके लिए कई अहम पॉइंट बताते हैं। इसमें नंबर 1 है मुस्लिम यूथ को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2 है इंक्लूसिव पॉलिसीज के जरिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस इंप्रूव करना चाहिए। नंबर 3 वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथ करना। और नंबर 4 पर आता है डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुएट को कॉम्बैट करने के लिए सोशल इंटीग्रेशन प्रमोट करना। इंडियन मुस्लिम के चैलेंज डीप रूटेड और कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और समुदाय के कोलैबोरेशन के साथ इस गैप को कम करने में काफी फायदा मिल सकता है और सबके लिए एक इंक्लूसिव फ्यूचर इंश्योर करना पॉसिबल है। और एक और बात, नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जगाने आए हैं या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन फिर भी इस सरकार में मुसलमानों में काफी बेदारी आई है, जो एक पॉजिटिव साइन है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ऐसे में जरूरी है कि मुसलमानों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संजीदगी से सोचना होगा, नहीं तो उनका फ्यूचर भी अंधकार में ही नजर आता है, क्योंकि बिना तालीम के वो बाकी समुदाय से आगे निकलना तो दूर उनके बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आप उन मुस्लिम्स तक जरूर भेजें जो अभी भी तालीम को कुछ नहीं समझते। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।